नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर मैं 10 से 12 मिनट लूंगा और डिस्कस करूंगा दुनिया भर की सारी ऐसी खबरें जो आपके फाइनेंसिस को इम्पैक्ट करेंगी। मतलब कि आपको या तो फाइनेंशियली प्रॉफिट होगा, गेन होगा, या तो आपका फाइनेंशियल लॉस होगा। जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ उनसे। एंड अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। शुरुआत करूंगा सबसे पहले आर्टिकल से, और ये है इंटरनेशनल आर्टिकल। इट्स अबाउट टेरिफ्स। कल ही हमने डिस्कस किया है कि चाइना टेरिफ लगा रहा है। टेरिफ नहीं लगा रहा है, काइंड ऑफ बैरियर लगा रहा है। मतलब कि जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, ईवीज के लिए, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ नॉन टेरिफ बैरियर हो गया एक तरीके से। लेकिन टैरिफ्स लगते हैं किस पे? इंपोर्ट पे। ये लगा रहा है किस पे? एक्सपोर्ट पे। तो एक्सपोर्ट कंट्रोल, ये वर्ड आप याद रखो कि चाइना एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा रहा है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। अगर चाइना से कोई भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्सपोर्ट करता है बाहर किसी भी देश में, तो इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। किसका? सबसे पहले तो अगर आप देखोगे यूएस और इवन इंडिया जैसी कंट्रीज़ का, जहाँ पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है तो उसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ऐसी इंडस्ट्रीज़ के लिए और इंडिया जैसी इंडस्ट्री के लिए भी। अब मैं बता दूं 90% प्रोसेसिंग रेयर अर्थ की कहाँ होती है? चाइना में होती है। तो यहाँ पे ट्रंप ने कहा कि वो रिटालिएट करेंगे। रिटालिएट कैसे करेंगे? इन्होंने 100% का टैरिफ अनाउंस किया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके पास कोई रीज़न नहीं है कि अब वो मुलाकात करें चाइनीज़ प्रेसिडेंट से जो साउथ कोरिया में होनी थी, और कहा है कि अब मैसिव इंक्रीज होगा ऑफ टैरिफ्स ऑन गुड्स फ्रॉम चाइना। ठीक है, उनका कहना है कि हॉस्टाइल एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया इन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स पे। एंड इन्होंने कहा कि मैंने ईसी से साउथ कोरिया में मुलाकात होने वाली थी मेरी, लेकिन अब मेरे पास कोई रीज़न नहीं है इनसे मिलने का। एंड बहुत सारी कंट्री काउंटर मेजर्स हैं जो ये लेंगे और इट इज़ अंडर सीरियस कंसिडरेशन, अभी कंसिडर कर रहे हैं। जो अनाउंसमेंट हैं ये कास्ट कर रहे हैं, कास्ट इन डाउट नॉट ओनली द एजेंडा फॉर ट्रम्प्स प्लान ट्रिप टू एशिया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ओवरऑल जो मुझे लगता था प्रोडक्टिव डिस्कशंस होनी थी यूएस और चाइना के बीच में, वो ऑलरेडी हिंडर हो चुकी हैं जब से चाइना ने ये किया। अब चाइना ने ये क्यों किया? क्या चाइना यहाँ पे अग्रेसर है? तो मैं आपको बता दूं कि अभी यूएस में भी चर्चा ये चल रही है कि किसी तरीके से जो एआई से रिलेटेड टेक्नोलॉजी और चिप्स हैं, स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर चिप्स, वो चाइना ना जा पाए। वो उस पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाना चाहते हैं। जो टेक्नोलॉजी यूएस से जा रही है कहाँ? चाइना। तो जब चाइना ये चीज़ कर रहा है तो ऑफकोर्स यूएस को पसंद नहीं आएगा। वाई? बिकॉज द वर्ल्ड इज नॉट अ फेयर प्लेस। यूएस देखता है कि आई एम अ लीडर, मैं दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री हूँ, सबसे बड़ी इकोनॉमी हूँ, आई एम डोमिनेटिंग द होल वर्ल्ड, जो मॉडर्न वर्ल्ड है। तो मैं रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा हूँ किसी पे, वो ठीक है, वो मेरे पे कैसे लगा रहा है? समझ रहे हो आप? तो वो कहता है कि अथॉरिटी है मेरे पास, मैं सबसे पावरफुल हूं। तो यूएस यहाँ पे कह रहा है कि हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे एआई से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाइना तक हमें नहीं जाने देनी है, चाहे एडवांस चिप्स हो या कुछ भी हो। और वही चीज चाइना आप देखोगे तो रिटालिएट कर रहा है। तो उसके ऊपर और दोबारा से रिटालिएशन आ रहा है किस फॉर्म में? 100% टैरिफ्स। तो अभी कह रहे हैं कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यूएस कहेगा कि मैं सबसे बड़ी इकोनॉमी हूँ, मैं सबसे बड़ा मार्केट भी हूँ, मेरे साथ बिजनेस करने बहुत लोग आ जाएंगे, तुम नहीं आओगे कोई बात नहीं। अब चाइना अगर लेट्स से नहीं मैन्युफैक्चरिंग करके गुड्स बेच पाता है यूएस को, तो क्या दिक्कत है? वो इंडियन कंपनीज कर लेंगी वो चीज़ें। कोई ना कोई उसे ज़रूर रिप्लेस कर लेगा अगर वो सबको आइसोलेट नहीं करता है, सिर्फ चाइना को अगर आइसोलेट करने की यूएस कोशिश करता है तो नेक्स्ट स्टेप कुड भी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो इंडिया पे थोड़ा सा लीनियंट हो जाए, ठीक है, इंडिया के साथ दोस्ती करे, ताकि चाइना के ऊपर ये प्रेशर आए कि वो ऐसे जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा रहा है उसे वापस वो पुल बैक करे। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी प्रपोज कर दिया है कि यहाँ पे चाइनीज एयरलाइंस को भी बैन करेंगे जो रशिया से फ्लाई कर रही है और यूएस आ रही है, ठीक है। एंड यूएस स्टॉक्स वगैरह आप देखोगे तो बहुत शार्पली नीचे आए हैं। बिटकॉइन में बड़ा हमें यहाँ पे मूवमेंट, वॉलेटिलिटी देखने को मिला अक्रॉस ग्लोब। शेयर जो मार्केट्स हैं, इक्विटी मार्केट्स, वहाँ पे काफ़ी वॉलेटिलिटी है। तो इंडिया में भी वो चीज़ हो सकता है मंडे को हमें देखने को मिल जाए। तो ये वॉलेटिलिटी लेकिन इंडिया में किस तरीके से आएगी ये देखना होगा, क्योंकि इंडिया के लिए आपके मतलब कह सकते हो कि आपके एनिमी के लिए अगर कोई चीज़ बैड न्यूज़ है, भले ही वो आपके लिए डायरेक्टली कुछ ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो गुड न्यूज़ बन सकती है। इट हैज़ पोटेंशियल। तो इंडिया कहीं ना कहीं ये चीज़ यूएस से डिस्कस कर सकता है कि आप ठीक है टैरिफ्स लगा रहे हो चाइना पे, लेकिन आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो, ताकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी नहीं ज़्यादा, और फ्रेंडली भी रही है हमेशा। अगर आप देखोगे तो भी इट डिपेंड्स कि हमारी गवर्नमेंट कैसा पिच कर पाती है इनके पास। तो आप एक्सपेक्ट करो कि हाँ, मार्केट मंडे को तो थोड़ा वॉलेटाइल हो सकते हैं, इस वीक वॉलेटिलिटी रह सकती है। बाकी लॉन्ग टर्म प्ले गवर्नमेंट के ऊपर है कि कैसा होगा और क्या हम पिच करते हैं यूएस को। हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है ये शाइन करने के लिए।
अब बात करने वाला एक आर्टिकल की, ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा है मेटल स्टॉक्स को। मेटल सेक्टर ऐसा है ना कि इस हफ्ते काफ़ी अच्छा चला। पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी मेटल्स में, काफ़ी बढ़िया इन्होंने मतलब रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट कर लिए होंगे। तो यहाँ पे जो रैली देखने को मिल रही है, आप देखोगे JSW स्टील जैसी कंपनी लाइफ हाई पे चली गई हैं। टाटा स्टील 15 मंथ के हाई पे चल रहा है, और तो निफ्टी अभी नीचे ही है। निफ्टी अपने लाइफ हाई के पास नहीं आया है, ये पहले ही लाइफ हाई क्रॉस कर चुके हैं। और गेन क्यों हो रहा है आप जान लो, ठीक है। सबसे पहले तो ग्लोबली जो मेटल के प्राइसेस हैं वो बढ़े हैं, ठीक है। सप्लाई डिस्टर्ब हुई है और डिमांड भी बेटर हुआ है। दूसरा, यूएस में आगे एक्सपेक्टेशन है कि ब्याज दर घटेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। दूसरा, डॉलर वीक होगा तो इससे भी सपोर्ट और बढ़ने वाला है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो प्रपोजल दिया है कि वो रेस्ट्रिक्ट करेंगे स्टील इंपोर्ट्स, और जो ये फेवरेबल दिखा जा रहा है फॉर टाटा स्टील। जीएसटी कट हुआ है जिसकी वजह से और सपोर्टिव रह सकती है चीज़ें, क्योंकि ऑटोमोबाइल वाला सेगमेंट ग्रो करेगा अच्छा खासा। और दो ऑटोमोबाइल भी अगर आप देखोगे तो अच्छा रिटर्न दिखा रहा है। तुरंत आप देखोगे रिकॉर्ड बुकिंग्स रही है, ये सब चीज़ें रही हैं, बट ये सस्टेन रहती है नहीं, ये एक बार देखना होगा। उसके अलावा ओवरऑल प्राइस ट्रेंड्स जो हैं वो थोड़ा अगर आप देखोगे तो फिर अनफेवरेबल रहे हैं। मतलब स्टील कंपनीज के लिए पिछले 3-4 साल से प्रॉब्लम ही रहा है प्राइस। आप स्टील प्रोड्यूस कर सकते हो, आप कितना सस्ते से सस्ते कर पा रहे हो ये आपके ऊपर है। आप बेचोगे कितने में ये आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि ये मार्केट का डिमांड और सप्लाई डिसाइड करता है आप स्टील कितने में बेचोगे। तो ये जो काम है ना, ये स्केल पे कंपनीज जो करती हैं वही अच्छा पैसा कमा पाती हैं। लेकिन अगर वो भी बहुत अच्छा पैसा नहीं कमा पा रही हैं क्योंकि स्टील के प्राइस कम है, क्यों? क्योंकि दूसरे कंपटीटर आ गए हैं मार्केट में, स्टील की ओवर सप्लाई है या डिमांड कम है, तो काम करना इजी नहीं होता यहाँ पे। और आप तब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहोगे, क्योंकि पैसे भी ऑफकोर्स वो प्रॉफिट से ही आपको जनरेट करना है। तो यहाँ पे ओवरऑल प्राइजेस जो रहे हैं वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक रहे हैं, और मार्जिन जो है इनका वो रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत ये नेगेटिव हैं। ऑल्दो अब इंक्रीमेंट देखने को मिला है हमें जिंक, सिल्वर, एल्यूमिनियम का करीब 7% इंक्रीज हुआ है ईच। जो एल्यूमिना प्राइसेस हैं वो डिक्लाइन हुए हैं लिटिल। कॉपर फिर से 6% ऊपर आया है। स्टील प्राइसेस हमें लग रहा है कि Q3 FY26 से बढ़ सकते हैं। तो मेटल कंपनीज का अगर आप अगले 2-6 महीने की खाली बात करें तो उनका सबसे बड़ा सपोर्ट क्या था कि भाई एक तो आगे स्टील के दाम और बढ़ सकते हैं, ठीक। दूसरा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, और एक चीज़ की डिमांड भी और इंक्रीज हो सकती है ग्लोबली, क्योंकि सप्लाई थोड़ा डिसरप्टेड है। तो एक तो डिमांड इंक्रीज होगा और साथ में दाम भी बढ़ेंगे, तो प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। तो ओवरऑल बेसिस पे ये गुड न्यूज़ है मेनली किसके लिए? स्टील इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल। एंड इसी वजह से आज ही अगर आप देखोगे तो स्टील इंडस्ट्री चलने लग गई। तो क्या आप कह सकते हो कि अब ऑलरेडी स्टॉक्स तो बढ़ गए हैं और ₹1 का कोई फायदा तक नहीं आया अभी तक स्टील कंपनीज के पास। तो शेयर मार्केट ऐसे ही चलता है। शेयर मार्केट वेट नहीं करता है कि जब आपको प्रॉफिट होगा तब शेयर प्राइस बढ़ेंगे। वो ये देखता है कि क्या आपको आगे प्रॉफिट हो सकता है। वो एक्सपेक्टेशंस डेवलप करता है, और एक्सपेक्टेशंस पे जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, श्योरिटी होती है, उसी बेसिस पे स्टॉक आज मूव करता है। तो आगे कुछ भी होने वाला है, स्टॉक मार्केट का जो प्राइस, स्टॉक मार्केट में जो प्राइस चल रहा है स्टॉक का, वो रिफ्लेक्ट करता है कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। प्राइस हमेशा एक्सपेक्टेशंस बताते हैं, ना कि रियल वैल्यू बताते हैं। तो कंपनी का अगर कोई मार्केट कैप 50,000 करोड़ है तो ये नहीं बता रहा है कि आज इसकी वैल्यू है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है आगे की चीज़ें जो एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर उसके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं तो स्टॉक्स एक दिन में 20-20, 30-30% भी नीचे गिरते हैं, ठीक है। और बढ़ते भी हैं जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो किसके साथ? ओरेकल एक दिन में 35% बढ़ गई। इतनी बड़ी कंपनी कैसे बढ़ गई? जो एक्सपेक्टेशंस थे वो इतने बढ़ गए। क्या वो पैसे आए हैं अभी जो क्लाउड से आने वाले थे और डेटा सेंटर से आने वाले थे? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं आए हैं, आने में कई साल लगेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इसीलिए फोमो के बेसिस पे कभी इन्वेस्ट नहीं करना है। अगले आर्टिकल की बात करूंगा, यह है ब्रोकरेजेस के बारे में। ब्रोकरेजेस बड़ा कॉशियस हो गए हैं टीसीएस के नियर टर्म आउटलुक के बारे में। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी जो ऑलरेडी कई डेकेड से चल रही है, इसके नियर टर्म आउटलुक को लेकर के आपको करना क्या है? अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको प्रॉब्लम है, लेकिन जब कोई कंपनी जो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करने वाली है और शॉर्ट टर्म में थोड़ा खराब करे, तभी उसे खरीदने का मौका भी मिलता है। ऐसे वो बहुत महंगी मिलेगी, राइट, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड रहेगी हमेशा। सस्ते दाम पे तब मिलेगी जब शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पैनिक आएगा, शॉर्ट टर्म में बुरा न्यूज़ आएगा। तो मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बस पैटर्न आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से जो सोच पा रहा है मार्केट में वो काफ़ी अच्छा मुनाफा कर ले रहा है। जो शेयर्स हैं टीसीएस के, अगर आप देखोगे तो 1.353% स्लिप हुए हैं एंड 3,000 के आसपास चल रहे हैं अभी। और यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो सीट के एस्टिमेट से कम आया है, और रेवेन्यू और मार्जिन जो थे वो जो एक्सपेक्टेशन थे उसके हिसाब से आया है। स्टॉक 26% अभी इस साल गिरा हुआ है, ठीक है।
एंड बेंचमार्क निफ्टी सिर्फ 6% नीचे अपने लाइफ हाई से। तो यहाँ पे सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए एंड एक्सपेक्टेशन था ठीक है टीसीएस के प्लान है एआई डेटा सेंटर के लिए, एक तो वो और हेडकाउंट रिडक्शन। टीसीएस ऑलरेडी आई थिंक 12-13-20 हज़ार लोगों को ऑलरेडी ट्रिम कर चुका है एक साल में, पिछले एक साल में टीसीएस 20 हज़ार लोगों को हटा चुका है और ग्लोबली कट डाउन कर रहा है। यूएस में भी इन्होंने काफ़ी लोगों को फायर किया है। तो एक तो ये चीज़ फोकस में थी तो कि कॉस्ट ये सेव होगा, दूसरा एआई डेटा सेंटर और एक मार्जिन इम्पैक्ट और कुछ डील वगैरह की मोमेंटम किस हिसाब से नई डील्स मिल रही हैं और इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें फोकस में था। तो जो एआई को लेके पिवट आया है उसको लेकर के तो ब्रोकरेजेस पॉजिटिव रहे हैं। एंड नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज उनका कहना है कि रेवेन्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इन लाइन रहा है एंड डिसेंट क्वार्टर था। एक्सपेक्टेशंस बहुत ही कम थी जिसकी वजह से आप देखो कि स्टॉक ऐसा नहीं कि 10% गिर गया। अब रिजल्ट खराब आए तो कई स्टॉक 10% गिर जाते हैं, खेल 10% बढ़ भी जाते हैं खराब आने पे। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अगर खराब किए और खराब आए तो बहुत बढ़िया है, अगर ठीक ठाक आ गए खराब किए तो स्टॉक्स बढ़ जाते हैं, और खराब है और बहुत ही खराब आ जाए रिजल्ट खराब एक्सपेक्टेशंस के बाद तब स्टॉक गिरते हैं 10%। तो आप बोलोगे यार ये स्टॉक का रिजल्ट इतना बेकार था, स्टॉक गिर क्यों नहीं रहा है? 1-1.5% नीचे है। सिर्फ सिंपल रीजन है कि आप एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही चल रहे हो। तो स्टॉक प्राइस एक्सपेक्टेशंस बताता है, उसके हिसाब से चलोगे तो प्राइस स्टेबल रहेगा। एक्सपेक्टेशंस को आप बीट कर रहे हो चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, तब बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बाय रेटिंग रहा है इनका टीसीएस के ऊपर लॉन्ग टर्म एंड टारगेट भी इन्होंने 3600 का दिया है जो पहले 4000 का था, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है देखना। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल तो सिर्फ क्या चीज़ें देखी गई कि जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। आगे लोगों का डर क्या है आईटी को लेकर के कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप आउटसोर्सिंग को भी टैक्स करने लग जाए, राइट, और एक H1B वीज़ा वाला जो नियम है हो सकता है वो इन्हें परेशान करने लग जाए। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में चीज़ें हैं अनसर्टेन, बट येस अच्छी कंपनीज जो हमेशा ओवर वैल्यूड रहती हैं वो सही दाम पर आपको तभी मिलेंगी जब शॉर्ट टर्म में ब्लिप्स आएंगे, शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो एआई को लेकर के जेनेटिव एआई, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डेटा सेंटर बिजनेस, इन सारी चीज़ों में टीसीएस के पास बहुत सारा है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप उसके हिसाब से सोच सकते हैं कि टीसीएस क्या उस पैसे का इस्तेमाल कर पाएगी डेटा सेंटर्स में, वो इन्वेस्ट कर पाएगी, क्या ग्रोथ कर पाएगी, और आप उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं है। बाकी लॉन्ग टर्म आउटलुक के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है टीसीएस के, लेकिन शॉर्ट टर्म आउटलुक को लेके अनसर्टेनिटीज हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।